Once again, welcome dear all. As you know, we are discussing on the same topic, progressive education. तो जॉन डीवी ने जो प्रोजेक्ट मेथड सुझाया है, जिसकी वकालत उन्होंने की है, तो प्रोजेक्ट मेथड में कुछ चीजें अलग से हमें देखने को मिलती हैं, जो काफी प्रभावशाली होती हैं बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर पॉजिटिव वे में एक ट्रेंड टीचर के द्वारा इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, ये देखा गया है। तो प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों में आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास निर्मित होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यानी आत्मविश्वास का निर्माण होना, आत्मनिर्भरता विकसित होना, आत्मविश्वास का बढ़ना, आत्मनिर्भरता का विकसित होना, मौलिकता का विकास, और फ्रेशनेस यानी स्फूर्ति का संचार होना। फ्रेशनेस या स्फूर्ति का संचार होना, ये चार चीजें प्रोजेक्ट मेथड से पता चलता है कि ये चार चीजें इस विधि को अपनाने के कारण बच्चों में विकसित हो जाती हैं। ये चार योग्यताएं या चार तरह की विशेषताएं निर्मित होती हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के महत्वपूर्ण अंगों में से या उसके महत्वपूर्ण फायदों में से आप इन चारों चीजों का नाम ले सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जब बना रहा होता है कोई बच्चा, किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो वहां पर पहली बात कि उसमें पूरी स्वतंत्रता होती है। दूसरी बात है कि वो करके सीखता है, गलतियां भी होंगी ऑब्वियसली, उन गलतियों को वो अगली बार नहीं दोहराएगा, उनसे बचने का प्रयास करेगा। तो ये एक और चीज उसके अंदर विकसित हो गई। साथ ही साथ वो जो कुछ भी निर्मित करेगा वो उसका अपना होगा, यानी मौलिकता का विकास होना। और जब किसी काम को आप सक्सेसफुली कर डालते हैं, तो आपके अंदर एक खुशी की भावना आती है, लगता है कि हमने कुछ सार्थक किया। इसी को यहां पर कहा जा रहा है स्फूर्ति का संचार होना। तो प्रगतिशील शिक्षा में ये चार चीजें निर्मित होती हैं, विकसित होती हैं, ये चार चीजें पुष्ट होती हैं। इसीलिए जॉन डीवी इस मेथड का, इस प्रोजेक्ट मेथड का समर्थन करते हैं और प्रगतिशील शिक्षा के लिए इसको आवश्यक मानते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षकों को कैसा स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं कि C8 की शुरुआत हो चुकी है नॉलेज एंड करिकुलम की, और डीएलएड में चूंकि फर्स्ट पेपर में ही आपको पढ़ना होता है शिक्षा के दार्शनिक आधार, जिसका अलग अलग जगह पे नाम है अलग अलग राज्यों में, जैसे रोल ऑफ टीचर इन इमर्जिंग इंडिया, ये टॉपिक उदीयमान भारत में शिक्षक की भूमिका, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। इसमें आपको दर्शन शास्त्र के चार संप्रदायों के बारे में कम से कम पढ़ना ही पड़ता है: प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। ठीक है, तो आदर्शवाद तो शिक्षकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है, उसके लिए बच्चा भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शिक्षक इंपॉर्टेंट है। प्रकृतिवाद शिक्षकों को कोई स्थान देता ही नहीं है, वो तो कहता है कि टीचर की आवश्यकता ही नहीं है। रूसो की एक प्रसिद्ध कहावत है कि बच्चे को खिड़की खोलने से मना मत करो, उसे जुकाम हो जाएगी तो वो खुद खिड़की बंद कर देगा। अब इस मेथड में तो बहुत सारे खतरे हैं। अब साइंस का एक्सपेरिमेंट करना हो H2SO4 पे,
वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, वहां डैमेज कर लेगा अपने आप को, पूरे लैब को डैमेज कर सकता है या नहीं है? इसका मतलब है कि छत पर से गिरने पर पैर टूट जाता है या मनुष्य की जान जा सकती है। एक शिक्षक को ये नहीं बताना चाहिए, बच्चा खुद गिरेगा तो अगली बार से गिरना छोड़ देगा। वही रूसों के समय में इतनी ऊंची इमारतें शायद नहीं बनती हो, आजकल तो इतनी ऊंची इमारतें कोई चांस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूसो किसी अन्य कारण से ऐसा कह रहे थे। रूसो के कहने का अर्थ समझिए, ठीक है। रूसो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी बच्चे के ऊपर आप अपना बना बनाया कंसेप्ट थोपने का प्रयास मत कीजिए। उस बच्चे को कहिए कि वो खुद से करके देखे कि इसके क्या परिणाम होते हैं। इसी वजह से उन्होंने शिक्षकों को कोई स्थान दिया ही नहीं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रगतिशील शिक्षा में, चूंकि ये प्रयोजनवाद पे आधारित है, तो इस प्रगतिशील शिक्षा में किस तरह का स्थान शिक्षकों को प्राप्त है, कैसा स्थान दिया गया है। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षकों को सम्मानजनक और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक स्थान। अब जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म का, तो वहां पर ये आपके काम आएगा। वहां तीनों में आपको देखना है शिक्षक का स्थान कैसा है। तो प्रकृतिवाद में आप लिखेंगे शिक्षकों को कोई महत्व नहीं दिया गया। आदर्शवाद में लिखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। और आप प्रयोजनवाद में, प्रैग्मेटिज्म में लिखेंगे सम्मानजनक और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो 2 जगह 3 जगह शिक्षकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। तो आपसे एक प्रश्न सीटेट में ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा शिक्षकों को महत्वपूर्ण नहीं मानती है? एक ही है, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। और आप एक फैक्ट यहीं पर नोट कर लें या समझ लें कि सबसे पुरानी विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा ही है। ठीक है, सबसे पुरानी विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा। कुछ कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो पहले आपको प्रकृतिवाद पढ़ाएंगे, फिर आदर्शवाद का चैप्टर लिखेंगे, उसके बाद यथार्थवाद, फिर प्रयोजनवाद। लेकिन बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद को रखते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट के मन में इसीलिए कंफ्यूजन आ जाता है कि सबसे पहली विचारधारा आदर्शवाद है, क्योंकि बुक में पहला चैप्टर वही था। हालांकि वो गलत है। सबसे पुरानी विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा है। और रूसो फ्रांसीसी क्रांति के आसपास हुए, उसके पहले, थोड़ा ही पहले हुए हैं। 1789 से कुछ वर्ष पहले ही रूसो वहां पे हुए थे। तो इसका मतलब है कि रूसो आजकल के हैं। लेकिन आदर्शवाद में हम देखते हैं प्लेटो को, सुकरात को, अरस्तु को, पश्चिमी बहुत सारे पुराने विद्वानों को हम लोग देखते हैं। तो हमको एक कंफ्यूजन होता है कि भाई ये लोग तो बहुत पुराने थे, रूसो आज का है, तो सबसे पुरानी विचारधारा प्रकृतिवादी कैसे? तो आधुनिक प्रकृतिवाद में रूसो का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन प्रकृतिवादी विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा में से एक है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल क्लियर कट रहिएगा। तो वहां इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। और शिक्षा दर्शन में जो क्वेश्चन आंसर बनाने का, लिखने का और पढ़ने का तरीका है, वो कुछ पैमानों को देखता है। जैसे शिक्षा के जो प्रमुख अंग हैं, उसके बारे में पर्टिकुलर कोई विद्वान क्या कह रहा है या कोई विचारधारा क्या कह रही है, बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिक्षा के प्रमुख अंग कौन कौन से हो गए? तो शिक्षा के प्रमुख अंग में आप रखेंगे शिक्षकों को, छात्रों को, पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधि को, अनुशासन को, मूल्यांकन को, शिक्षा के उद्देश्य को। ठीक है, यही सारे ऐसे फॉर्मेट हैं जिसके आधार पर आप अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों को पढ़ेंगे या फिर अलग अलग विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि शिक्षकों का स्थान प्रगतिशील शिक्षा में या प्रयोजनवाद में महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, सम्मानजनक और महत्वपूर्ण माना गया है।
अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षकों से उम्मीद क्या की गई है। सम्मानजनक अगर स्थान आपको मिला है, एवरी अथॉरिटी कम्स विद सम ड्यूटीज। आपको फ्री में सम्मान नहीं मिलता। मैंने क्लास में आपको बताया था, रोल और स्टेटस हमेशा आपस में जुड़े होते हैं। समाज आपको कोई स्टेटस तभी प्रदान करता है जब आप उस स्टेटस से संबंधित भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो आपको महत्वपूर्ण माना गया, सम्मानजनक माना गया, तो आपसे वैसे ही कर्म की उम्मीद की जाएगी। तो यहाँ पर शिक्षकों से यह उम्मीद की गई है कि वह विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण निर्मित करे, ऐसा इन्वायरमेंट वहां पर वो क्रिएट करे जिसमें पलने बढ़ने वाले बच्चे सामाजिक रूप से विकसित हो सके, उनका व्यक्तित्व सामाजिक रूप से विकसित हो सके और वह सफल लोकतंत्र के लिए या अपने राष्ट्र के लिए एक योग्य नागरिक बन सके। ठीक है, वह अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए एक योग्य नागरिक बन सके। यानी शिक्षकों का दायित्व तो क्या रहा? आपको सम्मानजनक स्थान दिया गया, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, तो आपसे ये उम्मीद की गई कि इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए अपने स्कूल में कि आपके स्कूल में पलने बढ़ने वाले बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आगे चल करके सभ्य नागरिक बन सके, समाज में और अपने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सके। ठीक है, जॉन डीवी शिक्षक को इतना महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं कि आप सभी लोगों को काफी खुशी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक ईश्वर का प्रतिनिधि है। शिक्षक ईश्वर का प्रतिनिधि है। टीचर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी गई है। ठीक है, सिर्फ सुनकर के खुश नहीं होना है, आप समझिए कि ये आपकी तारीफ नहीं की गई, ये आपके ऊपर एक दायित्व का बोझ डाला गया है। ठीक है, और शिक्षकों के बारे में वो स्पष्ट एक चीज और कह रहे हैं, सॉरी, शिक्षकों के बारे में वो एक चीज और स्पष्ट कह रहे हैं कि शिक्षकों को कभी भी अपनी आज्ञाओं और अपने उपदेशों के माध्यम से अपने विचार और अपनी प्रवृत्तियों को बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। शिक्षकों को कभी भी अपनी आज्ञाओं और उपदेशों के माध्यम से अपने विचार और प्रवृत्तियों को बालकों पर नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे को कभी भी आप बायसनेस या प्रिजुडिस गिफ्ट ना करें। सीधी सीधी बात। जैसे बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। ऑब्वियसली मैं भी रखता हूं, मेरा भी अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड है, लेकिन मुझे इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप फलाने राजनीतिक विचारधारा का समर्थन कीजिए या किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा का विरोध कीजिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो यही हो जाएगा बालकों के ऊपर अपनी प्रवृत्तियों और रुचियों को थोपना। इस चीज से टीचर को हमेशा बचना चाहिए। आपके अंदर जिस जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं वो स्टूडेंट के ऊपर कभी भी जबरन नहीं लादना चाहिए। आपको आप उसके सारे आयाम के बारे में बता दीजिए और अब वो जो निर्णय लेगा अपने स्वविवेक पर निर्णय लेगा। ये उम्मीद शिक्षकों से की गई है प्रगतिशील शिक्षा के दौरान। तो आप चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, किसी भी रिलीजन का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी कल्चर का इवन, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने बच्चों से ऐसा कहें कि फलाना कल्चर खराब होता है, फलाना कल्चर अच्छा होता है, ये रिलीजन अच्छा है, ये रिलीजन बुरा है, ये राजनीतिक पार्टी बहुत अच्छी है, ये राजनीतिक पार्टी बहुत बुरी है। ऐसा किसी भी टीचर को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अब एक प्रश्न उठता है कि हमने टीचर का स्थान देख लिया,
हमने शिक्षण विधि को देख लिया, हमने अर्थ को देख लिया। अनुशासन के बारे में क्या कहता है? प्रगतिशील शिक्षा अनुशासन के बारे में क्या कहती है? तो इसने भी अनुशासन को महत्वपूर्ण माना है। प्रगतिशील शिक्षा में भी अनुशासन को महत्वपूर्ण माना गया है। और ये सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं, सोशल डिसिप्लिन। ठीक है। इस विचारधारा में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सच्चा अनुशासन एक प्रकार से सामाजिक अनुशासन है। सोशल डिसिप्लिन इज द रियल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन इज द रियल डिसिप्लिन। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सोशल डिसिप्लिन बच्चे कैसे समझेंगे? बच्चों के अंदर सोशल डिसिप्लिन क्या आएगा? हम लोग पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में पहली बार सामाजिकता का विकास होना प्रारंभ होता है। उन बच्चों से हम जो सामाजिकता ही अभी सीख रहे हैं, उससे सामाजिक अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो इसका भी जवाब देते हुए जॉन डीवी कहते हैं कि विद्यालय के सामूहिक कार्यों में भाग लेने से सामाजिक अनुशासन विकसित होता है। विद्यालय के सामूहिक कार्यों में भाग लेने से सामाजिक अनुशासन निर्मित होता है। ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, सोशल डिसिप्लिन की अवधारणा किस विचारधारा से प्रेरित है? तो प्रयोजनवाद से प्रेरित है। सोशल डिसिप्लिन कैसे निर्मित होता है? विद्यालय के सामूहिक कार्यों में भाग लेने से। सोशल डिसिप्लिन की अवधारणा को आधुनिक शिक्षा जगत में किस नाम से जाना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है ना कि जैसे सोशल डिसिप्लिन के बारे में थोड़ी बात हम लोग कर लें कि विद्यालय में एक से उद्देश्य लेकर के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज, पीटी कराना, इसके साथ साथ ग्राउंड में होने वाले जितने भी गेम्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तरह तरह के सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी कराए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज भी है, जैसे डिबेट, सेमिनार, स्पीच, ये सारी चीजें हैं। और मोरल वैल्यूज से रिलेटेड भी एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे कम्युनिटी सर्विस आप लोगों ने किया होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए कराई जा रही हैं टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि यही सारी चीजें स्कूल में जाके आपको भी करवाना है। तो आप खुद किए रहेंगे तभी आप स्टूडेंट से करवा सकेंगे। ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी एक्टिविटीज आपने किया, उस दौरान आप अलग अलग बैकग्राउंड वाले अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, कुछ चीजों को शेयर कर रहे हैं। आप देखें कि आपके बीएड या डीएलएड कोर्स के दौरान जिस तरीके से इन सारे एक्टिविटीज को आपने किया, ठीक है, जब वास्तविक सामाजिक जीवन में आप प्रवेश करेंगे तो आप वहां पर भी यही सारी चीजें करते नजर आएंगे। मान लेते हैं किसी कॉलोनी में आप रह रहे हैं, वहां अलग अलग राज्य के लोग होंगे, अलग अलग धर्म के लोग होंगे, अलग अलग संप्रदाय के लोग होंगे, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग होंगे। और कम्युनिटी सर्विस आप करने गए हैं बिल्कुल वैसे ही बैकग्राउंड के अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जिस जगह पर आप रह रहे हैं, उस तरह का एटीट्यूड स्वतः आपके अंदर निर्मित हो जाएगा, चूंकि आपने ट्रेनिंग के दौरान इन चीजों का प्रशिक्षण लिया है। और आप जब स्कूलों में इन चीजों को कराएंगे तो उन बच्चों के अंदर भी ये भावना विकसित होनी प्रारंभ हो जाएगी। यहीं से एक जिम्मेदार और सभ्य नागरिक की शुरुआत होगी और आपके अंदर सोशल डिसिप्लिन डेवलप होगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और है, ये सोशल डिसिप्लिन पे एक्चुअली प्रगतिशील शिक्षा में सर्वाधिक बात सोशल डिसिप्लिन पे ही की गई है। इसमें एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि बालकों को डायरेक्टली उपदेश ना दिया जाए, बल्कि उसे एक सामाजिक परिवेश उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए। यानी आप उपदेश मत दीजिए कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना है।
एक सोशल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है वहां पर, और उसके सामने इस तरह के उदाहरण को प्रस्तुत कीजिए, उसके सामने इस तरह का एग्जाम्पल सेट करिए कि खुद उसके अंदर ये बात आ जाए कि कैसे हमें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, कैसे इस समूह के दायित्वों को पूरा करना है, इसके लक्ष्य को पूरा करना है, और यहीं से सोशल डिसिप्लिन की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। स्कूलों में बड़ा बुरा लगता था, हम लोग सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स थे, तो वहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के आसपास में पूरे ग्राउंड में जो चीजें बिखरी हुई होती थी वो उठाना पड़ता था हमें। तो काफी उस समय लगता था कि भाई इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके हम लोग आए हैं 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, और टीचर इस तरह का काम हमें करने के लिए कह रहे हैं। तो होता क्या था, उस समय मन में थोड़ी ये बात आती थी, लेकिन अब जब अपने आस पड़ोस के परिवेश में फैले हुए गंदगी से हम पीड़ित हो चुके हैं, ठीक है, तमाम तरह की समस्याओं को झेलते झेलते हमें अब ये लगने लगा है कि भाई अगर हम खुद अपने आसपास के जगह को साफ ना रखेंगे तो फिर हमें उसी गंदगी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। और जब स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, तो आपने देखा होगा कि लोगों का हुजूम निकल पड़ा सड़कों पर, ठीक है। और हम लोगों ने भी उस समय कम्युनिटी सर्विस के तौर पर इस काम को किया, तो हमें फिर से वही स्कूल के पुराने दिन याद आ गए, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब और भी लोग वहां पर शामिल होते हैं तो आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आती है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे थे तो ये बात आ जाती थी, लेकिन जब बड़े हुए, जब हमने देखा कि आस पड़ोस में सभी लोग साफ सफाई कर रहे हैं, अभी छठ पूजा का समय था, तो छठ पूजा के दौरान घाटों की सफाई होती है, घर के आगे के सड़कों की सफाई होती है, तो उस दौरान जब हम लोग ये काम कर रहे हैं और सारे लोग उसमें मिल करके कर रहे हैं, तो जो नहीं करने वाला व्यक्ति है वो भी कम से कम आकर के अपनी ओर से थोड़ा कंट्रीब्यूट कर ही देता है, ठीक है। सोशल डिसिप्लिन का बेस्ट एग्जांपल है ये। इस तरह से आपको एक एटमॉस्फेयर निर्मित करने के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रवचन देकर के सोशल डिसिप्लिन डेवलप नहीं किया जा सकता, एटमॉस्फेयर निर्मित करके उस तरीके का व्यवहार करने के लिए उनको प्रेरित किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि जॉन डीवी की जो केंद्रीय विचारधारा है वही अभी तक चल रही है, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है उनको प्रयास करने के लिए प्रेरित करना, यही दोनों चीजें यहां तक चलती आ रही हैं। और सोशल डिसिप्लिन में एक चीज और है कि इसमें आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की भावना पुष्ट होती है, मजबूत होती है। और सेल्फ डिसिप्लिन आप जानते हैं कि जब तक आपको स्वयं उत्तरदायित्व का बोध नहीं होता है तब तक आत्म अनुशासन की भावना आपके अंदर विकसित नहीं हो सकती है। तो प्रत्येक छात्र को जब दायित्व का बोध कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर आत्म अनुशासन की भावना विकसित होगी। और दायित्व का बोध कैसे होता है, जब वो फील करेगा कि हाँ हम सामाजिक प्राणी हैं, हम इस समाज का हिस्सा हैं, और इस तरह की समस्या अगर हमारे सामने आई है तो ये हमारी भी समस्या है, इस तरह की फीलिंग्स जब उसके अंदर डेवलप होगा तो वही उसके अंदर आत्मानुशासन की भावना को विकसित करेगा। तो अब आज का जो परिवेश है, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर जरा ध्यान दीजिए। आज की शिक्षा व्यवस्था क्या प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित है? हाँ या ना में आप लोग जवाब दें, सोच समझ कर। अरे थ्योरेटिकल ही सही, ना प्रैक्टिकल तो थ्योरेटिकल ही सही। आज की विचारधारा जो है वो प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि ये अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देती है, कंपलसरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो 2009 में पास हुआ और 2010 में लागू किया गया 1 अप्रैल से। उसमें आप देखेंगे कि पहला ही लाइन कहा गया है कि सभी बच्चों को अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना इस एक्ट का उद्देश्य है। तो जैसे ही आप यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं यानी सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और अनिवार्य रूप से यानी सबको शिक्षित होना ही पड़ेगा।
इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि इसमें और भी चीज़ें जो शामिल की गई हैं, वो प्रगतिशील शिक्षा के विचारधारा पर ही आधारित है। ठीक है? इसमें बहुत सारे क्लॉजेज़ हैं, राइट टू एजुकेशन आपको पढ़ना चाहिए, गूगल कर लीजिएगा और कम से कम बेसिक फैक्ट्स को ज़रूर याद रखिएगा, जैसे प्राइमरी लेवल पे टीचर का रेशियो कितना होना चाहिए, अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए, फिर सेकेंडरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो, क्योंकि सीटेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर राइट टू एजुकेशन कब पास हुआ, मतलब राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तब उसको माना जाता है कि वो एक्ट का रूप ले लिया। और लागू कब किया गया, तो पास हो गया था 2009 में, लागू किया गया था 2010 से इसको। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स वहां से आपको मिल जाएंगे और वहां पर आप ये देखने का प्रयास कीजिएगा इसमें कौन कौन सी चीजें प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। प्रगतिशील और प्रकार्यवादी विचारधारा जो है वो मानता है कि शिक्षा एक सामाजिक जरूरत है, यह एक सामाजिक आवश्यकता है और इसका लक्ष्य है व्यक्ति और समाज दोनों का विकास। इसका लक्ष्य है व्यक्ति और समाज दोनों का विकास। तो समाज का क्या है ना कि सारी चीजें लगभग शामिल हो जाती है, लेकिन व्यक्ति में कौन कौन सी चीजें विकसित होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। इससे व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और शारीरिक विकास होता है। ये प्रगतिशील वादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ये सोशल टर्म पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, जहां पर भी सोसाइटी को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा हो, समझ जाइए प्रयोजनवाद से इनका रिश्ता है। अगर टीचर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाए, विचारों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाए, कह दिया जाए कि द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज वन एंड ओनली थॉट्स, तो मान लीजिए कि वो आदर्शवादी विचारधारा है। जब बच्चों को ही सर्वाधिक महत्व दे दिया जाए, कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ बच्चे मायने रख रहे हैं, वो प्रकृतिवादी विचारधारा है। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स पे ज्यादा जोर देना, प्रोजेक्ट मेथड पर ज्यादा जोर देना, सोसाइटी और जो सभ्य नागरिक का निर्माण है इस चीज पर अपनी विचारधारा को केंद्रित करना, ये सब प्रयोजनवाद के लक्षण है या फिर प्रगतिशीलवादी विचारधारा के लक्षण है।